नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत भारी है। आज जनता अपनी सरकार चुन रही है। कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के दिग्गज पत्रकार राकेश पाठक जी और सौरभ दुबे जी हैं और साथ ही हमारे साथ चुनावी राज्यों की बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, यही दिन अंतिम, यही दिन भारी, क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। वर्तमान में 17 तारीख का जो कल का वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है तो बीजेपी को वापस आना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी सरकार बचानी है तो कांग्रेस को दल बदल, ये जो ऑपरेशन कमल का बदला लेना है। दोनों तरफ पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस जो हमेशा बिखरी हुई नजर आती थी और कांग्रेस की मुश्किल थी कि कांग्रेस बिखरी हुई नजर, जहां पे कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में वो बहुत कम हद तक दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में एक ही उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, कमलनाथ, कोई दूसरा नाम नहीं है। सब लोग दिग्गी राजा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्गी जो कहते वही हो रहा है। थोड़ी बहुत विद्रोह इधर उधर हुआ है, लेकिन जिस विद्रोह का बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है वो अभूतपूर्व है। एक समय है, राकेश जी मेरे वरिष्ठ है, हमारे गुरु रहे हैं, राकेश जी इसको एंडोर्स करेंगे कि एक जमाने में पूरे देश में मध्य प्रदेश की भाजपा राज्य की जो इकाई है वो पूरे देश में भाजपा के लिए रोल मॉडल हुआ करती थी कि पार्टी जिसका चाल चरित्र, चेहरा और डिसिप्लिन, जहां सत्ता संगठन के सामने एक साधक बन के खड़ी रहती थी। 2014 के बाद भाजपा में इतना अमूल बदलाव आया कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य भी छूटा नहीं। ऊपर से पैराट्रूपर्स आ गए हैं, गणेश परिक्रमा करने वाले आए, बाहर के राजनीतिक, बाहर के दलों के लोग इतने माइग्रेट हुए हैं कि मध्य प्रदेश में 3 भाजपा हो गई। एक शिवराज भाजपा जो सत्ता में है, एक नाराज भाजपा जो भाजपा का सबसे बड़ा वर्ग है, और एक महाराज भाजपा जो कांग्रेस से इंपोर्ट होके आए थे। और ये भाजपा तीनों चुनाव के अंतिम दिन तक, मतलब कल तक, ये तीनों की धाराएं अलग अलग विपरीत जगह पे भागती हुई दिखाई दे रही है जी। और खासकर भ्रष्टाचार के तो आरोप थे ही। जी। और ये जो तोमर जी की जो सीढ़ी आई है और एक के बाद एक उसके वीडियोज आ रहे हैं मार्केट में, और जिस ताकत के साथ वो वीडियो प्रेजेंट हो रहे हैं, बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा थी वो मुझे अब बहुत ही लीचर साबित हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। 2 बड़े जगह पे इंटरव्यू हुआ है तोमर साहब का, और तोमर साहब को जब ये पॉइंटेड सवाल पूछे गए इस कांड को लेके, गांजा की खेती और कनाडा और ये सब 10,000 करोड़, उनने कहा कि मैं जवाब ही देना नहीं चाहता इस पे, क्योंकि वो जानते हैं कि जरा भी उन्होंने उसको नकारा फिर कनाडा से एक वीडियो और आएगा और ये बताएगा कि और देखिए मेरी नजदीकियां कितनी है। तो अशोक सर, जनता जब वोट देने के लिए जाएगी तो फिर याद क्या रखने वाली है इस बार? आज जनता वोट जब करेगी तो फिर क्या याद रखेगी? मोदी की गारंटी की गारंटी याद रखने वाली है या फिर तोमर के लड़के का वीडियो? इससे भी ज्यादा कांग्रेस की सरकार को ऑपरेशन लोटस करके जिस हिसाब से गिराया, वो जनता के जहन में अभी भी ताजा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आदमी भी वही चेहरा बार बार देख के ऊब जाता है। घर पे भी लोग कहते हैं कि पति पत्नी 30-40 साल साथ में रह लेंगे तो बड़ा अनईजी हो जाते हैं। ये तो 15-20 साल से इसी बाबा को ढो रहे हैं, इस मामा को। अब इस मामा का कहीं तो रिटायरमेंट होगा, इसलिए लोग उससे थक गए हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। गिने चुने लोग पैसा कमा रहे थे। जो कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है, ये रास्ते पे लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता है, क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष में रहने के बाद इनका कांग्रेसीकरण हो गया, ये मठाधीश हो गए। इनको अब धूप तेज लगने लगी। अब वो पहले जैसा संघर्ष लाठी खाने वाले कार्यकर्ता नहीं रहे, ये एसी में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले कार्यकर्ता हो गए। इसके चलते पार्टी का जो फुट सोल्जर होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, ये भी दिखाई देता है। बाकी मैं तो दिल्ली से देखता हूँ, आता जाता रहता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के हार्ट में जो बैठे हैं पाठक जी,
और मैं जितना बोलता हूँ उसमें से कई इनपुट में पाठक जी से लेता हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, क्योंकि जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनको वरिष्ठ मानते हैं, उनके सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। तो बाकी मुझे लगता है इससे ज्यादा पाठक जी बोल पाएंगे, और सौरभ तो वही बैठा है, युवा अशोक खून है, सर, ऊर्जा है। मध्य प्रदेश के दिल से निकाल कर आज उल्टा चश्मा यूसी पर इसीलिए राकेश पाठक सर को बुलाया है। पाठक सर, आप तो मध्य प्रदेश में रहे हैं, आपने तो सिंधिया पर किताब भी लिखी है, सिंधिया नाराज तो नहीं हो गए आपसे? देखिए, मुझे नहीं मालूम नाराज हो गए या नहीं, अगर हो भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक साधारण पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी के नाते एक प्रश्न को मैंने हल करने की कोशिश की है कि ताकि नई पीढ़ी को 1857 की क्रांति और उस क्रांति में सिंधिया घराने की भूमिका, महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत इत्यादि 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 को एक मैंने किसी की छवि को नष्ट करने की नहीं है। अगर वे नाराज हों तब भी कोई बात नहीं है, उन्हें इस किताब को पहले पढ़ना चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बिना किताब पढ़े इसकी आलोचना या प्रशंसा दोनों ही मुझे स्वीकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो पढ़ना चाहे, जिसे जिज्ञासा हो, तो मैं समझता हूँ आपका जो माइक है वो सदरी में फंस रहा है, जिसकी वजह से आपकी आवाज रुक रही है। अच्छा, एक चीज और, एकदम हार्डकोर राजनीति वाली बात कर लेते हैं। ये बताइए पाठक सर, सिंधिया रीजन में आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो हमारे मित्र और बड़े भाई अशोक वानखेड़े जी ये कहीं बैठे हो, इनकी बहुत पैनी नजर पूरे देश पर होती है और मुझको लेके पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं तो साधारण विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का, लेकिन चूंकि मैं ग्वालियर में रहा हूं, मेरी ज्यादातर पत्रकारिता यहाँ की है। जो बात अशोक जी ने कही थी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल को, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने को, इन दो चीजों को कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। उसने उपचुनाव में भी बता दिया था कि महाराज आपने ठीक नहीं किया। उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव में उसने सूचना दे दी कि महाराज आपने ठीक नहीं किया। 58 साल से जिस महापौर की कुर्सी के लिए कांग्रेस तरसती थी, माधवराव सिंधिया से नहीं जितवा पाए थे, वो सीट कांग्रेस ने जीत ली ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद। यानी महल मुक्त सिंधिया मुक्त कांग्रेस ज्यादा बलशाली हुई है ग्वालियर चंबल अंचल में। और इस बार भी इस बड़े चुनाव में, जबकि पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा सिर्फ ग्वालियर चंबल तक सीमित नहीं है प्रज्ञा जी। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ये एहसास है, उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि उसके जनादेश को धनादेश से बदल दिया गया, या जैसे भी बदल दिया गया, हम नहीं जानते उसके पीछे क्या क्या था। उसका प्रभाव भी इस चुनाव में दिखाई देगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी का जिक्र किया अशोक जी ने। नरेंद्र सिंह तोमर की सीढ़ी आना उनके लिए एक देहाती मुहावरा है, एक दूबरे दो अषाढ़। पहले ही दुबले थे, उस पर दो अषाढ़ और आ गए। यानी वे लोकसभा में बैठे हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पहली समस्या तो उनके लिए ये हो गई कि उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया, विधानसभा चुनाव। तो एक दूबरे तो ये हो गए, उस पर से ये सीढ़ी आ गई उनके सुपुत्र की, दो दो तीन तीन। खतरा ये बना हुआ है कि आज चलते चुनाव में मतदान हो रहा है इस वक्त प्रज्ञा जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं जी। हो सकता है एक और विस्फोट आ जाए, हो सकता है अशोक भाई कोई नया वीडियो जारी कर दें, उसका मगन कौन सा क्या नाम जुगनू का नाम, जुगनू, जगमनजीत सिंह। अच्छा, जुगनू निकनेम है क्या उनका? उसको गुरु कहते हैं, वो अपने वीडियो में कह रहा है कि मुझे गुरु कहते हैं। तो जगमनजीत सिंह का कोई एक वीडियो अभी चलते चुनाव में भी आ जाए, मतदान तो अभी शाम को 5 बजे तक होना है, 6 बजे तक, जब तक कतार में खड़ा हो जाएगा वोट डालेगा। तो ये प्रभाव भी, इस घटना का प्रभाव भी इस मतदान पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के लोग पहले ही असंतुष्ट थे बीजेपी से। उसमें इतने बड़े नेता के परिवार का इस तरह का वीडियो आ जाना, सरकार की खामोशी, कोई जांच का आदेश नहीं दे रही सरकार। मैं तो कह रहा हूं प्रथम दृष्टया ये साजिश हो सकती है, किसी की भी साजिश हो सकती है। तो उसकी जांच के लिए किसके आदेश की जरूरत है? नवाज शरीफ तो उसका आदेश नहीं देंगे ना, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य है जो इन आरोपों में घिरा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री आदेश दें, जिन्होंने ये साजिश की है वीडियो जारी करने की, उनको फौरन से पेशतर आज मतदान खत्म होने से पहले उनको ढूंढकर पकड़कर तिहाड़ भेज दें। कितना गेन होगा? मान लीजिए उसमें कुछ कांग्रेसी निकल आए साजिश करता, तो भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा ही होगा ना। लेकिन न मध्य प्रदेश की सरकार कोई जांच कर रही है, न केंद्र सरकार कोई जांच कर रही है, न ईडी, न सीबीआई, न आईटी, कोई अपने घरों से नहीं निकला है अब तक। तो मुझे लगता है ये सारे कारण मिलकर एक समग्र प्रभाव बना रहे हैं
जो सत्ता विरोधी रुझान, जैसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, वो पहले से था ही। और चलते चुनाव में ये सारी घटनाएं और हो गई। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज शाम तक का समय बहुत कठिन है। यद्यपि ये समय खुलेगा 3 दिसंबर को, तब मालूम होगा कि जनता ने क्या फैसला किया। जी प्रज्ञा जी। जी दुबे जी, आप तो ग्राउंड के पत्रकार हैं, आप तो ग्राउंड से देख रहे हैं, ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये भिंड से शिवपुरी तक चंबल ग्वालियर वाला ये जो रीजन है, इसमें हवा किसकी देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? प्रज्ञा जी, इस रीजन को मैं बचपन से देख रहा हूं और माधवराव सिंधिया जी के वक्त से देख रहा हूं। उस समय की जो राजनीति होती थी वो एक अलग किस्म की राजनीति होती थी और आज की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति है। पहले इस तरह दल बदल नहीं हुआ करते थे। आज हालात ये हैं कि हर कोई ये समझ रहा है कि बदलाव नजदीक है। कारण क्या है? कारण बहुत छोटे छोटे से हैं। हम अगर राकेश जी की बात से इत्तेफाक रखें और अशोक वानखेड़े जी की बात से भी इत्तेफाक रखें तो इसके आगे बातें बहुत दूर तक जाती हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास सवाल पूछने के लिए जाते हैं तो पहले तो कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं होता, और जब मान मनोबल करके किसी भी प्रकार से हम सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, जब कोई सार्वजनिक स्थल पर मुलाकात हो जाती है, अब सार्वजनिक स्थल पर तो कैमरा बंद करने से कोई मना नहीं कर सकता, कैमरे के सामने बात हो ही जाएगी, तो हम सवाल पूछ लेते हैं। अब जब सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं होते। सवाल कांग्रेस के लोगों से भी पूछे जाते हैं, लेकिन अब कमी कांग्रेस की थोड़ी सी एक ये रही, मैं आपको कांग्रेस की कमी भी बता दूं कि कांग्रेस आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं कर पाई। कांग्रेस ऑफेंसिव मोड में नहीं दिखी। कांग्रेस संभल कर खेल रही है जैसे कि, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आम लोग बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कांग्रेस की तरफ से आम जनता संदेशों को प्रेषित कर रही है, आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के पास इतना मजबूत प्रचार तंत्र नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रचार तंत्र है, क्योंकि मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार तंत्र खड़ा किया है। अब ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है तो बिजली पर बात होगी, पानी पर बात होगी, सड़क पर बात होगी, ऐसे मुद्दों पर बात होगी, तो ऐसे मुद्दे तो जनता खुद उठा रही है। आप बताइए, नजदीकी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता है मध्य प्रदेश की तुलना में। उत्तर प्रदेश में प्रति यूनिट बिजली सस्ती है मध्य प्रदेश की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है। तो अब मध्य प्रदेश के लोगों से ऐसी कौन सी नाराजगी है? मध्य प्रदेश वासी पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी नाराजगी है कि तकरीबन 18 साल की सत्ता होने के बावजूद भी उन्हें महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। किसान भी ये सवाल पूछता है, क्योंकि किसान को भी कहीं ना कहीं ईंधन तो चाहिए, किसान को भी कहीं ना कहीं बिजली तो चाहिए ना। तो ऐसी मौलिक छोटी छोटी जरूरतें हैं। अच्छा, वोटर मैं आपको बताऊं, वोटर 3 प्रकार का है। एक वोटर वो है जो ये कहता है कि हम तो इसी पार्टी को वोट देंगे, दूसरा वोटर कहता है हम उसी पार्टी को वोट देंगे, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, उन्होंने अपनी एक मानसिकता बना रखी है। जबकि होना क्या चाहिए? होना कारण चाहिए इनके पीछे, मतदान के पीछे कारण अवश्य है, क्योंकि मतदान लोकतंत्र का एक महापर्व है और मैं ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को। दुबे जी, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो मेरा सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश में 8 रुपए महंगा है पेट्रोल उत्तर प्रदेश से, यहाँ डाला 8 रुपए सस्ता, भिंड में डाला 8 रुपए महंगा, ये क्या है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि होता क्या है, जो पड़ोसी राज्य के शहर हैं, आमतौर पर अगर कोई वहां जाता है तो पेट्रोल की टंकी फुल कराकर ही वापस आता है, और ये केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके कारण ये कीमतों का अंतर है। कीमतों के अंतर के कारण कई बार इस मामले में आवाज भी उठाई गई है, लेकिन अब लोग इटावा जाते हैं, लोग तेल भरवा के आते हैं, ये तो हाल है। वानखेड़े सर, अगर बीजेपी जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों होगा, कौन होगा? इधर कमलनाथ तो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन उधर 7 सांसदों में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा भैया मध्य प्रदेश में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने कैसा मान लिया कि सांसद ही चेहरा बनेंगे? ये आपने कैसा मान लिया कि मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे?
ऐसा मुख्यमंत्री का नाम आएगा कि आपको 10 जगह फोन करके मुझे पाठक साहब को और सौरभ को भी हम पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब जरा 10 मिनट दे दीजिए। मैं भी ढूंढ रहा हूं कि एमएलए है कहाँ का, पहले टाइमर है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया था तो गुजराती पत्रकार भी ढूंढ रहे थे, ये तो फर्स्ट टाइमर है, इस बाबा को कहां से बना दिया। यदि सत्ता में आए वापस तो फिर वो कहेंगे कि मोदी जी के चेहरे से आए, फिर वो अधिकार मोदी जी का होगा कि किस रबर स्टैम्प को वहां बिठाते हैं, कौन एक नया फडणवीस, एक धामी, एक खट्टर उनको मिलता है वहां पे बिठाने के लिए। क्योंकि शिवराज को निकालना ये उनका अनिवार्यता हो गई, क्योंकि समकक्ष वाले नेता, उनके जो समकक्ष थे उसमें वसुंधरा एक बची है, एक शिवराज बचे हैं, एक बाकी तो सब, वसुंधरा भी क्या ठिकाने ही लगा दिया। ये जो उपाध्यक्ष बनाते हैं पार्टी में, ये एक्सटेंशन है जो अपना मार्गदर्शन मंडल का उपाध्यक्ष पद। तो आपने देखा एक उपाध्यक्ष दास साहब वहां से उठाए, झारखंड से एक चीफ मिनिस्टर, सोनोवाल को उधर केंद्र में एक राज्य मंत्री बना दिया। उसके बाद जो दास साहब थे उनको उड़ीसा में अब गवर्नर बना दिया, वसुंधरा को उपाध्यक्ष बना दिया, अब शिवराज, वो रामन सिंह को भी उपाध्यक्ष बना दिया, शिवराज भी उपाध्यक्ष बन जाएंगे बाद में। तो मोदी जी के साथ समकक्ष कोई नहीं होगा। आज वैसा देखा जाए वही सर, इसीलिए तो नहीं शिवराज सिंह चौहान यदि ने यदि यदि ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो गुजरात से बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगातार जीत करने वाला शिवराज नरेंद्र मोदी से कई गुना अच्छा जमीन पे पकड़ वाला नेता साबित होगा। आप तो गोधरा कांड पे जीत के आ गए, यहां तो कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। यहां मात्र बीमारू राज्य को आगे लाना, मामा, पर्सनल इक्वेशन और जो कुकर्म थे दिग्विजय सिंह के 10 साल के, वो 10 साल तक इनको सत्ता में बिठा के गए। तो वैसा देखा जाए तो यदि लेवल प्लेइंग फील्ड पे देखा जाए तो इसका कद बहुत ऊपर आता है। लेकिन फिर वो झूठ बोलने की कला नहीं है, वो आक्रामकता की कला नहीं है। मामा झूठ बोलते थोड़ा संभल के बोलते हैं, क्योंकि जवाब देना होता है। जब मामा ने कभी नहीं कहा कि मैं लाल आंख देखूंगा और चाइना चला जाएगा, कभी नहीं बोल सकते शिवराज। शिवराज बोलेंगे हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। कर लिया है, 2 करोड़ का घर बनवा लिया है, बड़ी मामा को ये पता है कि ये मुझे नहीं रहने देंगे। तो क्या अंदरूनी यदि राजनीति हो तो इसमें सौरभ भाई ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे या राकेश जी? जो सूचनाएं मुझे लिखता है कि जब मामा का नाम लेना ही बंद कर दिया इन्होंने, और जब मामा की योजनाओं के नाम लेना बंद कर दिया, तो मामाओं ने लोगों से एंडोर्स करना शुरू करवा दिया। बताओ तुम्हें मामा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मामा ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। ये धमकी थी उसको। उसके बाद भी मामा का नाम डिक्लेयर नहीं किया। तो मामा को मालूम है कि ये वीआरएस है। तो क्या मामा जाने के पहले खेल बिगाड़ के जाएंगे? क्या मामा ने भी कुछ, यदि कैलाश विजयवर्गीय हारते हैं तो वो मात्र संजय शुक्ला की जीत मानी जाएगी या फिर मामा की भी जीत मानी जाएगी? ऐसे एक समीकरण यदि हर सीट पे देखा जाए तो आपको हर सीट पे समीकरण मिलेंगे। इस बार बीजेपी को निपटाने के लिए सबसे ज्यादा एग्रेसिव बीजेपी है। रही सौरभ भाई की बात, सौरभ भाई ने कहा कि कांग्रेस एग्रेसिव नहीं होती। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सौरभ भाई, जैसे उनको उम्मीद जगती है जीतने की, उतना अहंकार हावी हो जाता है। वो फिर चुनाव लड़ने की बात छोड़ के मंत्रिमंडल बनाने में लग जाते हैं। वो अधिकारियों के अपॉइंटमेंट करने में लग जाते हैं, अधिकारियों से बात करने लगती है। ये कांग्रेस को एक अभिशाप है, मतलब ये कांग्रेस इससे मुक्त नहीं हो सकती। और मेरा मतलब, यदि मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करे राकेश जी, यदि ये 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का अहंकार नरेंद्र मोदी से भी अहंकार से बड़ा अहंकार होगा। राहुल गांधी तो रास्ते पे उतर के फिर भी हाथ जोड़ते हुए घूमेंगे, लेकिन बाकी कांग्रेसी अहंकार में डूब जाएंगे। लेकिन बाकी कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन से लेके, मैं बीजेपी को मानता हूं, बीजेपी के खिलाफ हम कितना बोले, सरकार पे कितना सवाल करें, लेकिन बीजेपी के किसी भी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को एक फोन करो तो 15 मिनट में कॉल बैक आता ही नहीं, तो फोन उठता है, तुरंत कॉल बैक आएगा 15 मिनट में, यदि फोन नहीं उठा तो। हाँ अशोक भाई आपका फोन था, बोलिए। आप एक टूचे राज्य के स्पोक्स पर्सन को भोपाल में फोन करिए, 2 दिन तक कॉल बैक नहीं होती।
और जब उसको पूछो कि आपने फोन भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं किया, बोले बड़ी व्यस्तता थी, आप तो जानते हैं कि राहुल जी भी आए थे और प्रियंका जी भी आई थी और मुझे सब देखना था, मतलब वही देश चला रहे। ये जो अहंकार, सामंती सोच कांग्रेस में लगी हुई, मुझे तो डर है कि 3 राज्यों में यदि कांग्रेस जीतती है तो इंडिया गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। कांग्रेस तो उसके बाद तो किसी को सुनने को तैयार नहीं होगी। दया आती है कई बार राहुल पे कि भयावह स्थिति में मेहनत करने के बाद भी पूरी टीम इतनी गई गुजरी है। क्या हुआ? जब आपको क्या लगता है, सारे किसी भी कांग्रेसी नेता को पूछो कि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार कैसी थी, वो बोले कि भैया बीजेपी के काम हो रहे थे, हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा था। सर अखिलेश की भी नहीं सुनी, अखिलेश जी भी यात्रा कर रहे हैं एमपी में। क्योंकि आपको एक ऐसा कारपोरेट सीईओ मिल गया था, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करता है, शाम को इवनिंग में 5 स्टार में जाके चाय के साथ डिस्कस करता है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बीजेपी का हारना, ये मात्र आपने सही कहा कि मतलब मैं सौरभ को 100% मार्क देता हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ यदि ये चुनाव लड़ रही है तो जनता लड़ रही है। अशोक सर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तो भाई आज पाठक सर ये बताएं, आप तो मध्य प्रदेश में ही पले बड़े, पढ़ाई लिखाई भी आपने करी, आप दिल्ली मुंबई सब जगह देखी है आपने, लेकिन मध्य प्रदेश पिछड़ा कैसे रह गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाई और बीजेपी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई। आज भी मध्य प्रदेश में गांवों में महिलाएं सर पर घड़ा रखकर दूर जाकर पानी भरकर लाती हैं। कैसे पिछड़ा रह गया है मध्य प्रदेश इतना? बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपके सवाल पर आऊंगा, उससे पहले अशोक जी की बात की पुष्टि कर दूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता आते ही अहंकार हो जाएगा, लेकिन वो अहंकार ऐसा है जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जैसे प्रभुता सत्ता मिलने पर मद ना हो। तो कांग्रेसी भी उसके शिकार है और निश्चित तौर पर जब वे सरकार में आने के बाद ऐसा कोई मदान होकर कदम उठाएंगे तो अशोक वानखेड़े जी, हम और आप, प्रज्ञा जी, सौरभ, हम सब मिलकर उनसे भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे जैसे सवाल मंत्री करते हैं, 100% पूछेंगे। अब आपने पिछड़ेपन की बात कही, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, ये हार्ट ऑफ इंडिया। इसके बावजूद मध्य प्रदेश वैसा विकसित नहीं हुआ जैसा महाराष्ट्र या गुजरात हम मान सकते हैं, तमिलनाडु है, केरल है। इन राज्यों ने जो तरक्की की है उसमें सचमुच मध्य प्रदेश बहुत पीछे रह गया। मुझे ऐसा लगता है इसमें लोगों के भीतर भी कुछ आलस था, लोगों में अपने नेताओं के पीछे पड़कर विकास की लालसा नहीं थी। सर सिंधिया जी का रीजन की तो बदतर हालत है, वो तो महाराज हैं, तो बिल्कुल हालत है भाई, महाराज हैं, और वे तो अपने विकास कार्यों को भी अब तो झुटला रहे हैं। वे कह रहे हैं 55 साल से कुछ नहीं किया कांग्रेस, जिन 55 सालों में 20 साल उनके पिता, और वे स्वयं 20 साल कांग्रेस में थे, और उनके पिता वे स्वयं 4 बार सांसद, मंत्री, दोनों यूपीए सरकारों में उनके पिता भी बुआ मंत्री रही है सालों, उनकी बुआ मंत्री सालों रही हैं। अभी पहला चुनाव है जो नहीं लड़ रही है, वे सांसद रही, विधायक रही, मंत्री रही। इसके बावजूद अगर विकास नहीं हुआ, और उनके दादा ग्रैंडफादर जीवाजी राव सिंधिया आजादी के बाद मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख थे, गवर्नर। तो अगर विकास नहीं हुआ तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए, और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में हुए, रविशंकर शुक्ल से लेकर श्यामाचरण शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, मोतीलाल वोरा, सिंह सुंदरलाल पटना, बड़ी लंबी फहरिस्त है काबिल लोगों, लेकिन सच तो मध्य प्रदेश वैसे विकास के रास्ते पर नहीं दौड़ा जैसे दूसरे राज्य दौड़े हैं। अच्छा, इस बार जो दिखाई दे रहा है कि सिंधिया से जो लोगों की नाराजगी है, हालांकि लोग कैमरे पर आकर इन फ्रंट बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है, तो ये जो नाराजगी है, ये क्या कारण है जो इतनी नाराजगी दिख रही है? क्या दल बदलने के का एक रीजन है, या फिर सिंधिया कुछ कर नहीं पाए? सिंधिया बीजेपी में रह करके भी आम लोग महाराज जी को सलाम ही ठोकते रहे, लेकिन फिर भी सिंधिया अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये नाराजगी का कारण है? बिल्कुल, दोनों कारण है। एक तो दल बदल को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, दूसरी बात यह है कि वे दल बदल करके खुद तो राज्यसभा में पहुंच गए, केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन बाकी की जो पूरी फौज उनके साथ आई थी
जिसमें जिला स्तर के जिलाध्यक्ष थे, भिंड का जिलाध्यक्ष, मुरैना के जिलाध्यक्ष और बहुत सारे कार्यकर्ता, जिन्होंने ये सोचा था कि महाराज के आने के बाद हमको भी कुछ मिलेगा। उनमें बहुत से लोग प्रज्ञा ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार रहती, अशोक भाई जानते, तो उनमें से कई सारे लोग तो निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन चुके होते महाराज के कोटे से। उनकी लिस्ट जा चुकी थी कमलनाथ के टेबल पर। अगर दल बदल नहीं होता, अगले 2-3 महीने में सिंधिया खेमे के बहुत सारे लोग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाकर उपकृत हो चुके होते। लेकिन सिंधिया जी बीजेपी में आने के बाद उनमें से किसी को नहीं बनवा सके, और ऐन वक्त पर अब उनमें से किन लोगों को मिले पद? जो लोग उपचुनाव में हार गए थे। ऐदल सिंह कलसाना, मुन्ना लाल गोयल, गिरिराज दंडोतिया, इन लोगों को निगम मंडलों में पद मिल गए, तब भी वे लोग वंचित रह गए।